हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। तो बहुत दिनों के बाद हम आपके समक्ष हाजिर हैं फिर से लेके आपका एक नया सीरीज। काफ़ी मैसेज और फ़ोन और बाकी चीज़ों के बाद हम वापस अपने रूटीन पे आ गए हैं। और काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सेकेंड सेमेस्टर का सर क्लास कब से है यूपी बोर्ड का, और कैसे हमारे क्लासेस चलेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए और थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस करिए कि हमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो हम लेके आ गए हैं, आज हमारा ये पहला सीरीज है और आज हम देखेंगे अपने इसी सीरीज का फर्स्ट लेक्चर क्लास, और इसमें हम डील करेंगे आपके साथ सिलेबस, वो भी यूपी के जितने भी और यूनिवर्सिटी हैं सबके लिए। तो देखते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के हमारे सिलेबस क्या कहते हैं और इसमें किस किताब की रिक्वायरमेंट होंगी, कितने हेडिंग्स होंगे, कितने यूनिट बनेंगे, सबके बारे में बातचीत किया जाएगा और टोटल लेक्चर्स कैसे कंप्लीट कराए जाएंगे इसके बारे में डिस्कस करने हैं। तो चलते हैं, बहुत दिनों के बाद शुरू करते हैं आज का ये अपना नया सेशन आज आपके साथ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हमने बताया कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर है जूलॉजी के लिए। मैं सिर्फ प्रहलाद फिर से हाजिर हूं आपके सामने, और ये रहा कोर्स का आउटलेट कि आखिरकार हमारे जो कोर्स हैं उसमें क्या क्या पढ़ने हैं, उसमें क्या क्या हमें मिलेगा। हम आउटकम की बात करेंगे कि हमारा जो पूरा कोर्स है, यदि हम पूरा कोर्स ठीक तरीके से खत्म करते हैं तो हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, इसकी जानकारी हमें तो चाहिए भाई। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हम खासकर अपने इंटरमीडिएट के बाद हम जब बीएससी में आते हैं तो हमें हर एक चीजों की एक ब्रॉड नॉलेज के बेसिस पे दी जाती है कि नहीं भैया, जो इंटर में हम जो चीजें पढ़े थे उसी का एक ब्रॉड लेवल और डिटेल करके हेडिंग टू हेडिंग हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और उसी सीरीज में पहला हमारे पास आएगा, हम समझ पाएंगे अच्छे तरीके से क्या बायोमॉलिक्यूल्स को समझ पाएंगे कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, या कह सकते हो कि खासकर जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, चाहे माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो, ठीक, दोनों मॉलिक्यूल्स में जो अलग अलग हमारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जस्ट लाइक प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, हम सबके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो कहता है पहला कि हम डीप नॉलेज करेंगे और डीप तरीके से हम समझ पाएंगे किसके बारे में, बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। हमें उसमें इंफॉर्मेशन किसका मिलेगा, प्रोटीन का मिलेगा, हमें उसमें इंफॉर्मेशन लिपिड का मिलेगा, और हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट के डीप स्ट्रक्चर्स के बारे में हम आपको यहां पे बताते हुए मिलेंगे। दूसरा कह रहा है कि हम समझ पाएंगे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब कि बड़े मॉलिक्यूल्स यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हमें यहां पे पढ़ना पड़ेगा और हम इस समझ पाएंगे, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे इन चीजों के ऊपर। वही बात करते हैं तीसरे हेडिंग की। तीसरा हमारा जो टॉप पॉइंट कह रहा है कि हम ठीक तरीके से समझ पाएंगे किसको, थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस, यानी एंजाइम से होने वाले जो हमारे और मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, कंपोज होते हैं, उनके बारे में समझ पाएंगे और उसका थर्मोडायनेमिक नेचर समझ पाएंगे, उसकी कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी समझ पाएंगे, कैसे हमारा एंजाइम काम करता है। और हमारे हर एक बायोकेमिस्ट्री का सबसे बड़ा फंडा है कि कोई भी यदि हमारे बॉडी के अंदर एक भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंपोज कराने के लिए या उन बायो रिएक्शंस को कंप्लीट कराने के लिए हमें एक कैटालिसिस की जरूरत पड़ती है, कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। वो कैटालिस्ट हमें अलग अलग तरह के, जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स, बहुत सारे चीजें होती हैं जिनके बारे में हम यहां पे पढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करें नंबर 4 में कह रहा है कि हम मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, और हम जो लिविंग थिंग्स हैं ये ऊर्जा बनाते कैसे हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। किसके बेसिस पे बेटा, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, कितने मॉलिक्यूल्स से कितने एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जस्ट लाइक हम यहां पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस और बाकी प्रक्रमों को ठीक तरीके से। ठीक, तो नंबर 4 में हमने क्या देखा कि हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे एनर्जी के प्रोडक्शंस की, ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा और हम इसके बारे में समझ भी पाएंगे। नंबर 5वां आप देख पा रहे हो, कह रहा हूं हमने यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे सिस्टम बायोलॉजी, क्या सिस्टम बायोलॉजी, वेरियस फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक,
यहाँ पे सही ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहा है कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, अलग अलग हम ऑर्गन्स की बात करें कि हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऐसे कौन कौन से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, खासकर डाइजेशन की बात करें, हम लोग रिस्पायरेशन की बात करें, हम लोग सर्कुलेशन की बात करें, हम लोग एक्सक्रीशन की बात करें, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात करें, ये जितने भी सिस्टम हमारे बॉडी में यूज हो रहे हैं, ये सिस्टम पर्टिकुलर कैसे काम कर रहे हैं, ठीक, और कैसे कैसे इनकी बनावट होती है, कैसे कैसे ये इनकी फिजियोलॉजी होती है, एनाटॉमी कैसे बेसिस पे काम करती है, सबके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए नजर आएंगे नंबर 5 के अंदर। अब नंबर 6 के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास कहता है एक्सप्लोर करेंगे किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ, यहाँ पे इनके फंक्शंस के बारे में कि आखिरकार हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कैसी होती है, वो वर्कआउट कैसे करते हुए नजर आते हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है, और हम यह करते हुए नजर भी आएंगे। नंबर 7 लास्ट यहाँ पे आउटकम किसके बारे में बात कर रहा है, करे कि हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे खासकर किसके बारे में, हम देखेंगे रेगुलेटरी सिस्टम्स कैसे होते हैं, उनकी मेंटेनेंस कैसे होती है, बॉडी की मेंटेनेंस कैसे की जाती है, बॉडी को बनावट कैसे करते हैं, बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, बॉडी को चलाते कैसे हैं, बॉडी अपने आप पे वर्क कैसे करती है, कितने हार्मोन्स यूज होते हैं, सबके बारे में डिटेल स्टडी किया जाएगा अपने इस बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी के इस एरा में। इसका नाम है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और इसके साथ साथ हम देखेंगे अपना पूरा का पूरा बायोकेमिस्ट्री का एक रीजन, एक देखेंगे फिजियोलॉजी का रीजन। तो चलते हैं, हम कुछ हिस्से बायोकेमिस्ट्री के और कुछ हिस्से हम लोग फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं अलग अलग यूनिट के अंदर। हम बात करें आपके लिए यहाँ पे एक जरूरी सूचना इसके लिए, अभी कुछ दिन के बाद ये हमारी एक किताब है छोटी सी, ये आपको कुछ प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप इसको ले सकते हैं। ये तैयार किया जा रहा है आपके सिलेबस के पॉइंट आउट एकदम बराबर हिस्सेदारी के साथ, ताकि आपको बेहतर नॉलेज हम दे पाए और आप अच्छे तरीके से समझ पाए। हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 1 की, किसकी बात करें बेटा, यूनिट नंबर 1 की। देखो डियर स्टूडेंट, हम यूनिट नंबर जब 1 की बात करते हैं तो हमारे पास आता है स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ये पहला हेडिंग है, पहला यूनिट है, पहली हेडिंग बनती है, और इसमें एक बड़ा चैप्टर्स आता है और इसमें हम लोग डील करेंगे इसके बारे में। पहला कह रहा है कि स्ट्रक्चर्स एंड बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर्स कैसे होता है और इसका बायोलॉजिकल इंपैक्ट क्या पड़ता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ पॉलीसैकेराइड्स कैसे होते हैं, और ये कॉन्जुगेट करके, ठीक है, ग्लाइको कॉन्जुगेट्स की बात कर रहा है कि हमारा जो ग्लूकोज है वो अलग अलग लोगों के साथ मिलकर क्या क्या बनाता है उनके बारे में। से ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें, प्रोटीन के साथ जब ग्लूकोज ऐड हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, उसके बाद ग्लाइकोलिपिड, लिपिड के साथ जब हमारा ग्लूकोज ऐड होता है तो वो ग्लाइकोलिपिड बनाता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड इसके एग्जांपल्स हैं, किसके, यहाँ पे ग्लाइको कॉन्जुगेट्स के, तो उनके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे अगले हेडिंग के लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स का हम क्या देखेंगे, हम लोग उनको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके बारे में लिपिड में डिस्कस किया जाएगा, और जो हमारे ट्राइग्लिसरॉल्स होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारे फास्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंड जो स्टेरॉइड्स होते हैं हम लोग उनको भी देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक, लास्ट हेडिंग यहाँ पे आ रहा है कि स्ट्रक्चर्स एंड क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो, अल्फा अमीनो एसिड, की जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, क्या अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, उनका जनरल क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। बेसिक नेचर देखना है, बहुत स्ट्रांग नहीं देखना है क्योंकि हम मास्टर्स में बहुत ज्यादा डीप पढ़ते हैं इसको, बट यहाँ पे हम बैचलर में हैं तो बस इसके जनरल प्रॉपर्टी देखेंगे। बोल रहा है ना, स्ट्रक्चर्स, क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब अल्फा अमीनो एसिड 2 टाइप्स के होते हैं तो उनको भी डिस्कस किया जाएगा, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, की कौन कौन से जरूरत वाले हैं, कौन कौन से जरूरत वाले नहीं है, उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो हमके क्या पढ़ना होगा, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड होंगे। उसके बाद हमें देखना होगा यहाँ पे लेबल्स ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, प्राइमरी कैसे होती है स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कैसे होती है, टर्शियरी एंड टेट्रा स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं प्रोटीन के, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि सिंपल एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं और डेरिवेटिव प्रोटीन कौन से होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना हमें पड़ेगा। ठीक है, तो ये बनता है यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 में हमें कितने क्लास बेटा, 2 क्लास कार्बोहाइड्रेट से, पहली हेडिंग से हमें मिलेगा 2 क्लास, ठीक है, उसके बाद इस क्लास से मिलेगा हमें 4 क्लास, ठीक है, और इस वाले क्लास से हमें मिलता है 6 क्लास, और लास्ट वाले से हमें मिलता है कुल 5 या 6 क्लास, मान लो 5-6 क्लास।
यानी 6 12, 12 4 16, 18, यानी हम कह सकते हो कि इससे हमें 18 क्लास अच्छे तरीके से देखा जाएगा तो 18 क्लास, नहीं तो आपको 15 क्लास के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा, चैप्टर नहीं यूनिट्स। ठीक है, चलते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यहां पे हमारा दूसरा यूनिट है। दूसरा यूनिट कहता है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशंस, कि एंजाइम कैसे काम करता है और उनको रेगुलेट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। बात करते हैं नंबर फर्स्ट, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, कि हमारे एंजाइम्स की नॉमेनक्लेचर कैसे होती है और उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, काफी डिटेल यहां पे पढ़ाया जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोफैक्टर्स क्या होते हैं और यहाँ पे एंजाइम की स्पेशल एंजाइम एक्शन कैसे काम करता है और कौन कौन सी थ्योरी आती है, इसके ऊपर हमें डिस्कस कराया जाएगा और आपको ये पढ़ना पड़ेगा, यानी कह सकते हो कि 4 क्लास यहां से आपको मिलेगा। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे आइसोजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, एक क्लास ये हमारा प्यारा सा हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, 2 क्लास यहाँ पे आपको दिखेगा बारी बारी से। यदि बड़ा क्लास और 2 घंटे 2.5 घंटे का लगेगा तो इसमें एक क्लास हम देखेंगे, नहीं तो छोटा छोटा 40 मिनट का लगेगा तो 2 क्लास हम देखेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ यहाँ पे कह रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस के बारे में, एंजाइम कैसे काम करता है, कौन कौन थ्योरी आती है, सबके बारे में देखा जाएगा, चाहे वो की थ्योरी रही हो चाहे फिशेस थ्योरी रही हो। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि एंजाइम की काइनेटिक्स कैसे होती है। ठीक, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एंजाइम के रेट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम के रेट को इफेक्ट करते हैं, इनके बारे में यहां पे देखा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे डेरिवेशंस हमारे पास कुछ हैं एंजाइम्स के, स्पेशली उनके केमिकल काइनेटिक नेचर जो होते हैं उनके नेचर्स को कैसे डिराइव, मतलब उनके नेचर में जो इक्वेशंस आते हैं उनको कैसे डिराइव किया जाएगा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चाहे हमारे पास यहाँ पे मिचेल्स रहे हो, चाहे हमारे पास यहाँ पे लाइनवेयर्स रहे हो। तो लाइनवेयर और हमारे पास ब्रूक पॉट आते हैं, एंजाइम इनहेबिटेशन आता है, तो इनके बारे में हम डील करेंगे अगले क्लास के अंदर, मतलब जब हम लोग डील करेंगे तब, यानी एक क्लास तो यहां से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें मिलेगा एक क्लास यहां से मिल जाएगा और एक क्लास यहां से मिल जाएगा, या 2 क्लास और 2 क्लास आपको यहां से मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब, अभी काउंट कर लेते हैं हम लोग। अगला है यहाँ पे एलोस्टॉक एंजाइम्स क्या होते हैं, उनकी काइनेटिक्स कैसे होती है, उनको रेगुलेट कैसे किया जाता है। ठीक, यानी एंजाइम का रेगुलेशन कैसे होता है, इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। यानी कह सकते हो 2 क्लास यहां से, तो 2 2 4 6, 1 7, 1 8, 8 2 10, 10 4 14, एक 15 क्लास आपको सेकेंड यूनिट से मिल जाएगा यदि हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे तब। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं तीसरा यूनिट। तीसरा यूनिट हमारे पास है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। हम लोग मेटाबॉलिज्म में देखेंगे, अभी हम लोग उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में डील किए थे। मेटाबॉलिज्म में देखना पड़ेगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सबसे पहले देखना पड़ेगा यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस, फिर उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको क्रेब्स चक्र आप बोलते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे पड़ेगा ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इस देखो ग्लाइकोलिसिस में हम देखेंगे ग्लूकोज टूटता कैसे है, और देखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस में देखेंगे ग्लूकोज बनता कैसे हमारे बॉडी में, सिंथेसिस कैसे होता है, बायोसिंथेसिस कैसे होता है, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो पीपीपी और मतलब यहाँ पे फास्फेट और पेंटोज पैथवे क्या होता है, इनके बारे में डील किया जाएगा। यानी कह सकते हो कि 4 क्लास आपको अच्छा वाला यहाँ पे मिलेगा। ठीक, बड़ा बड़ा अच्छा डिटेल प्रोसेस बाय प्रोसेस करके। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस होती है और ग्लाइकोजेनेसिस होती है, इनके बारे में डील किया जाएगा कि हमारे पास क्या नेचर्स हैं। ठीक, नेचर्स का मतलब ये है कि आखिरकार जो ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कैसे होता है और ग्लाइकोजन का निर्माण कैसे होता है, उनके बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में एक स्टोरेज एनर्जी का कह सकते हो भंडार है। तो ये जो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में लिवर सेल्स और हमारे सेल्स हमारे ब्रेन में स्टोर होते हैं, पर्टिकुलर ये कैसे बायोसिंथेसिस होते हैं और ये हमारे बॉडी में रेगुलेट किन एंजाइम्स होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे, अगला हेडिंग हमारे पास है लिपिड। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का रहा, इसमें 2 हेडिंग्स यहाँ पे आप कह लो, 6 हेडिंग्स हो गए। ठीक, यानी 6 क्लास हो गए। उसके बाद लिपिड एंड लिपिड का देखेंगे क्या, बायोसिंथेसिस आपके यहाँ पे बोल रहा है पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड्स के बारे में देखेंगे कि हमारे पास उसका बायोसिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद केटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसके बाद ओमेगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसका, यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड का। उसके बाद इवन एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, कि जो इवन कार्बन एटम्स होते हैं हमारे सैचुरेटेड
फैटी एसिड के उनके साथ हम देखेंगे उनका, ठीक, और जो हमारे ऑड नंबर वाले होते हैं उनके साथ भी देखा जाएगा। तो बहुत बेसिक सा है, यानी कह सकते हो कि एक क्लास तो यहां से हो गया और एक क्लास यहां से हो गया, एक क्लास यहां से, दो क्लास इसको मान लेते हैं, हमारा दो क्लास निकल जाएगा, एक इवन का एक ऑड नंबर का। यानी कह सकते हो कि 4 और ये 4 8 और ये 10 क्लास आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 यूनिट आपके पास दिखाई देगा। नंबर 4 में हम देखेंगे क्या, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। अभी हमने देखा किसको, कार्बोहाइड्रेट एंड यहाँ पे लिपिड्स के बारे में। अब देखेंगे प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड के बारे में। आगे कह रहा है कि यहाँ पे कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स, कि अमीनो एसिड के कैटाबॉलिज्म में क्या होते हैं उनको देखा जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड्स और विटामिन क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। वह कैसे काम करते हैं, रिव्यू किया जाएगा किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पिरेटरी हमारा चेन, क्या, माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पिरेटरी चेन जो होता है जिसको हम एमआरसी बोलते हैं। एमआरसी क्या होती है, एमआरसी को डील किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेसिव, यहाँ पे फास्फोरिलेशंस क्या होते हैं उनके बारे में देखा जाएगा और उनको रेगुलेट कैसे करते हैं वहां पे डिस्कस किया जाएगा। और इधर हमें देखना पड़ेगा, मेन हमारा टॉपिक बनता है यूरिया साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा गया है और अच्छा डिटेल जानता रहना हमको जरूरी होता है, क्योंकि सीएसआर नेट या जेआरएफ हम जब देने जाते हैं, एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस 20 में से आते रहते हैं। तो आप एकदम ध्यान से इसको पढ़िएगा। यानी 3 क्लास तो आपको यहां से मिल जाएगा, उसके बाद 2 क्लास आपको यहां से मिलेगा, 2 या 3 क्लास, ठीक है। उसके बाद 4 क्लास आपको यहां से मिलेगा, तो 6 6 3 10, मतलब कुल मिला के 8 9 से 10 क्लास आपको इस क्लासेस के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन। डाइजेशन ये अभी था बायोकेमिस्ट्री, अब हम पढ़ेंगे 5 से, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में देखना है क्या, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखना है और उनके फंक्शंस देखने हैं किसके, यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे पास गास्ट्रो, क्या बोल रहा है, गास्ट्रोएस्टाइनल ट्रैक्ट्स होती हैं और उनसे जो लगी हुई ग्लैंड्स होती हैं वो क्या कहती हैं, यानी कह सकते हो कुल मिला जुला के एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करनी है। एलिमेंट्री कैनाल एंड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो पर्टिकुलर क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, बस केवल फंक्शंस के बारे में डील करना है, ठीक है, ठीक। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस। उसके बाद हम देखेंगे अगला यहाँ पे मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, कि फूड का मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन कैसे होता है उनके डिस्कस करना है। उसके बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात करने हैं, क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स, यानी हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कैसे होता है, कैसे हम लोग उनको एब्जॉर्ब करते हैं, लिपिड कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से हार्मोन्स यूज होते हैं, ठीक, किस पार्ट्स होता है बॉडी के, प्रोटीन्स कैसे होता है, वाटर कैसे होता है, मिनरल्स कैसे होता है और विटामिन्स कैसे होता है, इनके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे हिस्टोलॉजी ऑफ, यहाँ पे ट्रैकिया एंड लंग्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिस्टोलॉजी कभी आता नहीं था बट इस बार दे दिया है तो हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स के बारे में हमें डिस्कस किया जाएगा और डिटेल करेंगे, कोई नहीं भाई है तो पढ़ाएगा अच्छे से। आगे देखो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, हमारे पास पल्मोनरी, क्या बोल रहा है, पल्मोनरी वेंटिलेशंस क्या होते हैं, ठीक, इनके बारे में देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होती है, उनकी कैपेसिटी अलग अलग क्या होती है, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ठीक, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, भाई बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करना, एकदम बारी बारी एकदम एक एक चीज बारीकी से आपको बता के जाऊंगा ताकि आप ठीक तरीके से समझ पाएं कि कैसे हमारी बॉडी वर्क करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, ठीक, ये सब अलग अलग हमारे क्या है रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं और हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो सिग्माइड कर्व होता है वो क्या होते हैं, उसके बाद उनको इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, और लास्ट हेडिंग हमारे पास बनेगा कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है और इस कंट्रोलेशन में हमारे बॉडी के को किस हिस्से, ब्रेन के किस हिस्से में हिपोथैलेमस या बाकी चीजें कैसे काम करती हैं वहां पे इनको देखा जाएगा, ठीक है।
तो हम यहाँ पे आपको ले लेंगे कितने क्लास बेटा, हम तो मान लो एक तो ग्लैंड वाला ले लेंगे, एक हमारे पास सेंटाइनल निकल जाएगा, तो 2 क्लास तो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, हमें केमिकल एंड फिजिकल डाइजेशन पढ़ना है, तो 1 क्लास यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद हमें एब्जॉर्वेशन देखना है किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, उसके विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड वाटर्स, यानी कह सकते हो कि 1 और 2 3 4 5 6, यानी 6 क्लास यहाँ से, और या हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स, यानी 2 क्लास यहाँ से, ठीक है। हम बारी बारी से एक एक हेडिंग देखेंगे बारी बारी से, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे क्या यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, एक हेडिंग यहाँ पे हो जाएगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन एक हेडिंग यहाँ से, दूसरी हेडिंग सॉरी एक हेडिंग यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा रिस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है, एक हेडिंग यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक हेडिंग यहाँ से, फिर उसके बाद रिस्पिरेटरी पिगमेंट एक हेडिंग यहाँ से हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा जो कर्व होता है उनके बारे में बात करेंगे, एक हेडिंग उनके कर्व के बारे में बात कर लें। और लास्ट हेडिंग हमारे पास होगा कंट्रोल, यानी 1 2 3 4 4 1 ये 5 1 6 1 7 7 1 8, ठीक है, 8 1 9 1 10 10 6 16, ठीक। एक 17 हेडिंग 17 18 मान लेते हैं, 18। ये चैप्टर बड़ा लंबा है, इसको देखा जाएगा बीच बीच में बड़ा क्लास लेके और छोटा किया जाएगा। 10 12 क्लास बहुत है एक मिनट में, यानी 1 वीक 2 वीक के अंदर ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। आगे हमारा है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में क्या देखने हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखने हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेशन एंड एक्सक्रेशंस के बारे में। यहाँ पे पहला हमारे पास है, हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, किसके, ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके फंक्शंस कैसे होते हैं, तो एक हेडिंग में इसको निपटा देंगे, बड़ा सा 2 घंटे का है, ठीक, ये निकल जाएगा। उसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ह्यूमियोस्टैटिक्स के बारे में बात करना है या हेमियोस्टैटिक्स के बारे में बात करना है, कैसे होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ब्लड ग्रुप कौन कैसे काम करते हैं, आरएच फैक्टर क्या होता है, एबीओ क्या होता है, ठीक है, और एमएन क्या होता है, यानी 4 क्लास तो यहां से बनेगा। कितना, 4 क्लास आपको यहां से दिखाई देगा। उसके बाद स्ट्रक्चर्स ऑफ, यहाँ पे मेमेलियन हार्ट, यानी हमारे हार्ट है ह्यूमन के, ठीक, वो कैसे काम करते हैं उनको एक क्लास के अंदर यहाँ पे देखा जाएगा, केवल स्ट्रक्चर्स के बारे में। उसके बाद कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउट, और यहाँ पे आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशंस, कैसे हमारा कार्डियक साइकिल काम करता है और कैसे आउटपुट करता है और कैसे इनको रेगुलेट किया जाता है, इनके बारे में हमें डिस्कस यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में डिस्कस करना है, ब्लड प्रेशर्स क्या होते हैं और ब्लड प्रेशर्स को कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेट किया जाता है, यहाँ पे डिस्कस कराया जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हो एक क्लास तो हमारा कार्डियो साइकिल पे निकल जाएगा, एक क्लास हमारा इसके आउटपुट पे निकल जाएगा, एक हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे, और एक प्लेस यहाँ पे ब्लड प्रेशर्स एंड रेगुलेशन पे, यानी 4 क्लास हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी, किडनी की स्ट्रक्चर्स क्या होती है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस यूनिट एंड नेफ्रॉन की बात करनी है हमें। तो पहला तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखेंगे, आउट ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक, और एक देख लेंगे उनके यूनिट के फंक्शन एंड नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स के बारे में। किसके बारे में, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स के बारे में, यानी 2 क्लास हो जाएगा। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है इनके बारे में, यानी 3 क्लास आपको यहां से मिल जाएगा, अच्छा वाला। तो 7 हो गया, एक 8 8 4 12, एक यहाँ पे 13 क्लास आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यूनिट नंबर यहाँ पे है 7। यूनिट नंबर 7 की जब बात करते हैं तो हमारे पास आता है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र कैसे काम करती है, और हमारा एंडोक्राइनोलॉजी मतलब या अंतःस्रावी ग्रंथ, और जो हमारे पास जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, पहला हमें देखेंगे कि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक, जिसको हम नर्व सेल बोलते हैं, ठीक, या जिसे हम लोग पेरिकार्डियन बोलते हैं, वो पर्टिकुलर कैसे यहाँ पे काम करता है, सोमा भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे कहता है कि रेस्टिंग ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, यानी 2 क्लास बड़ा अच्छा यहाँ बनता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कहता है ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इसके जो मेलिनेटेड एंड नॉन मेलिनेटेड जो हमारे पास नर्व फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं। पहले तो हम एक्शन पोटेंशियल देखेंगे अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो हमारे मेलिनेटेड एंड नॉन मेलिनेटेड या अनमेलिनेटेड हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं वो पर्टिकुलर बनते कैसे और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यानी 2 क्लास यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ सिनेप्स, सिनेप्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बनते हैं, बहुत अच्छा हेडिंग्स हैं, क्या बताएं, पढ़ा के मन कभी कभी लगता है कि
कुछ तो अपने ह्यूमंस के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। बट कोई नहीं, आपको भी आएगा, बस कंटिन्यू हमारे सिलेबस के साथ बने रहिएगा। और क्लासेस शुरू हो जाएंगी 1 तारीख से, तो आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। 1 तो नहीं, 2 से, 2 को संडे, 3 से शुरू होगा, ठीक है। अच्छे दिन सोमवार शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से देखते हैं पहले हेडिंग से लेकर और लास्ट हेडिंग तक कैसे हमारे 3 महीने का ये कोर्स होगा और अच्छे तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे इनके बारे में। उसके बाद टाइप ऑफ सिनेप्स हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे पीनियल बॉडी की, बात करेंगे हम लोग पिट्यूटरी की, हम लोग बात करेंगे थायराइड्स की, हम लोग पैराथायराइड्स, पेनक्रियाज एंड एड्रिनल। यानी हमें कुल पढ़ना कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ग्लैंड पढ़ने हैं। यानी 6 ग्लैंड मतलब 6 दिन, 6 ग्लैंड मतलब 6 दिन। एक ग्लैंड को एक दिन लिया जाएगा तो अच्छे तरीके से हम 6 दिन में उनके हार्मोन्स के सिक्रेशंस के बारे में और उनके पूरे डिटेल स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस कर पाएंगे। उसके बाद कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और उनके हार्मोन्स के एक्शंस के बारे में हमें बातचीत यहाँ पे करना पड़ेगा। यानी 2 क्लास तो यहाँ पे होगा। ये हमारे कुछ बनेंगे कुल मिला जुला के कुल 12 क्लास। कितने बनेंगे, 12, और 1 क्लास यहाँ पे है तो हो जाएगा ये भैया 13 क्लास, ठीक। 13 क्लासेस यहाँ पे हम कंडक्ट कराएंगे जो आपको ठीक तरीके से पूरा इंफॉर्मेशन कर देगा किसके, यहाँ पे नर्वस सिस्टम्स एंड एंडोक्रिनोलॉजी के बारे में। हम लास्ट हेडिंग हमारे पास आती है, लास्ट हेडिंग जिसके बारे में बोलते हैं हमारे पास है यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम, यानी मसल्स कैसे हमारे बॉडी में काम करते हैं इनके बारे में डिस्कस हमें करना पड़ेगा। बात करते हैं इसको हिस्टोलॉजी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, अलग अलग मसल्स कैसे होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होती है। तो मसल्स कैसे काम करते हैं और कैसे ये पर्टिकुलर बनते कैसे हैं उनके बारे में हम बात करें। खासकर हिस्टोलॉजी में देखनी है, उनकी बनावट एनाटॉमी के बारे में बात करनी है, डिटेल स्टडी के बारे में, उनके सेल्स लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन, उनके टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है उनके बारे में। उसके बाद यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ यहाँ पे स्केलेटन क्या, हाँ, मसल्स के बारे में बात करने हैं कि हमारे स्केलेटन मसल्स क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन, यानी मसल्स कंट्रैक्शन यानी कैसे रिलैक्सेशंस होते हैं, कैसे कंट्रैक्शंस होते हैं। जैसे ऐसे ये देखो ऐसे हो रहा है तो ये रिलैक्सेशंस हैं और ऐसे हो रहा है तो ये कंट्रैक्शंस हैं। तो रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन कैसे हो रहा है, पर्टिकुलर कैसे वर्क करता है, इनका केमिकली बिहेवियर क्या है और इनका फिजिकली बिहेवियर, ये बोला ना, कहाँ गया, मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन, कि केमिकल तरीके से मसल हमारे ऐसा क्या केमिकल अलग अलग होते हैं हमारे बॉडी में, कैसे काम करते हैं जिसके वजह से ये पूरा पूरा कंट्रैक्शन हमारे बॉडी में देखा जाता है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट हेडिंग हमारे पास है कि एक मसल दूसरे मसल से कैसे जुड़ता है और हमारे इनके मोटर न्यूट कौन कौन से होते हैं और कैसे ये पर्टिकुलर हमारे बॉडी में काम कैसे करते हैं। एक मसल दूसरे मसल से कैसे जुड़ता है, स्केलेटन हमारे मस्कुलर से, नॉर्मल जो मसल्स हैं वो हमारे कह सकते हो कि बोन से कैसे एक दूसरे से कंपोज, कैसे ट्विस्ट होते हैं, इनके बारे में देखा जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीजें हमने अभी कंपोज कराया, यानी अच्छे तरीके से कि बारी बारी से कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे प्ले स्टोर पे के एप्लीकेशंस विनर क्लासेस एंड हमारे यूट्यूब चैनल एंड सोशल मीडिया के ऑल हैंडल पे। तो मिलते हैं हम लोग अपने इसी क्लास को मंडे से कंटिन्यू करते हैं जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। नोट डाउन कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में।